प्यारे बच्चों, अम्ल क्षारक एवं सूचक के पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि अम्ल क्षारक और सूचक की कुछ प्रारंभिक जानकारी के विषय में हम लोगों ने जाना था। अम्ल और क्षारक की परिभाषा के लिए अलग अलग आधार है, जिसमें से एक है आर्हेनियस का सिद्धांत, दूसरा है लुईस के अनुसार और तीसरा ब्रांस्टेड और लॉरी। इसमें से आपके पाठ्यक्रम में आर्हेनियस के सिद्धांत पर अम्ल और क्षारक की परिभाषा बताई गई है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। बाकी दो आधारों को आप लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर्हेनियस ने अपने सिद्धांत में कहा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है हाइड्रोजन आयन, और ये है हाइड्रॉक्साइड आयन। तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा, और जो क्षारक है, यह जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन देता है। तो ये दो आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षारक है। अब बात ये आती है कि जो आपके पाठ्यक्रम में है कि अम्ल और क्षारक के बीच में क्या समानता है। एक टॉपिक है अम्ल और क्षारक के बीच में क्या समानता है। तो आइए हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या समानता है। तो अम्ल और क्षारक में समानता को हम यहाँ देखेंगे। इसके लिए एक आपके बुक में एक प्रयोग है, इसमें ये दिखाया गया है कि कुछ पदार्थों को लेकर के एक हम प्रयोग करते हैं, और प्रयोग ये है कि एक बीकर लेते हैं और बीकर में जो भी पदार्थ है उसका हम जलीय विलयन यहाँ पर भरते हैं और इसमें 2 कील लगाते हैं, और इन कीलों को एक विद्युत परिपथ के माध्यम से इस तरीके से जोड़ते हैं। यहाँ पर बैटरी है, ये आपका बल्ब है, और ये स्विच है। तो इस तरीके से परिपथ बनाते हैं। अब हम यहाँ पर जो पदार्थ है, इस पदार्थ में अलग अलग समय पर अलग अलग पदार्थ का विलयन बना करके इसमें भरते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। तो विलयन में जैसे ग्लूकोज C6H12O6 HCl H2SO4, इसको हम लोग विलयन के रूप में लेते हैं। तो इन तीनों पदार्थों के साथ जब परीक्षण हम करते हैं तो 2 कंडीशन में, यानी HCl और H2SO4 की स्थिति में यह बल्ब
प्रकाशित होता है। इसका मतलब ये है कि ये परिपथ आपकी कंप्लीट हो रही है, और परिपथ कंप्लीट होने का मतलब ये है कि इन दो कीलों के बीच में जो गैप है उसको जोड़ने का कार्य ये हाइड्रोजन आयन करता है। अब ये हाइड्रोजन आयन का आता कहाँ से है? तो जैसा कि अभी हमने शुरू में बताया कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और यह हाइड्रोजन आयन ही इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होता है, और यह बताता है कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यह प्रयोग यदि हम क्षारक के साथ करते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, तो वहाँ भी सेम रिजल्ट आता है, अर्थात वहाँ भी ये परिपथ पूर्ण होती है, और यह परिपथ हाइड्रॉक्साइड आयन के वजह से होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक में जो समानता है वह यह है कि जलीय विलयन में दोनों आयन देते हैं। अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है और क्षारक हाइड्रॉक्साइड आयन देता है। जबकि इस पदार्थ के साथ ऐसा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी पदार्थ या जो भी अम्ल होगा वह हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल हाइड्रोजन आयन देगा और क्षारक हाइड्रॉक्साइड आयन देगा जलीय विलयन में। अगर ऐसा है तभी वह अम्ल है और तभी वह क्षारक है, अन्यथा वह न अम्ल है न क्षारक है। तो इस प्रकार हम अम्ल और क्षारक में समानता प्रदर्शित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो दूसरा टॉपिक है आपका इस बुक में कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, तो अभी हमने चर्चा किया कि जलीय विलयन में दोनों अलग अलग आयन देते हैं। लेकिन जब हम अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल में हम इस प्रकार देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो निकलता है वह स्वतंत्र न रह करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में बदल जाता है। यह कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl चूँकि अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह जब आयनित होगा जल में तो हाइड्रोजन आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाता है। अब ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र न रह करके, क्योंकि हम जलीय विलयन ले रहे हैं, तो जल से के साथ यह जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O। ये है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो अम्ल जो जल में अपघटित होता है उसमें से जो हाइड्रोजन आयन निकलता है वह हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र न रह करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम क्षारक की बात करते हैं, जैसे NaOH, तो यह जल में जब विलीन होता है तो यह सोडियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन के रूप में बदल जाता है। यानी सोडियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन के रूप में डिसोसिएट होता है। ये एक्वस रूप में होता है जलीय विलयन में। इसी प्रकार हम दूसरे क्षारक KOH की बात करते हैं तो KOH भी पोटेशियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन के रूप में टूटता है। इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड की बात करते हैं तो यह भी मैग्नीशियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन के रूप में टूटता है। तो प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षारक जब जल में घोले जाते हैं तो अम्ल हाइड्रोजन आयन बनाता है जो स्वतंत्र नहीं होता, और वह जल के अणु के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। और दूसरी तरफ क्षारक जब जल में विलीन होता है तो वह हाइड्रॉक्साइड आयन बनाता है,
और यह हाइड्रोक्साइड आयन जल में स्वतंत्र रहता है, यह जल के साथ जुड़ता नहीं है। तो इस प्रकार जब हम अम्ल और क्षारक को जल में घोलते हैं तो वह अलग अलग आयन के रूप में टूटता है, जिससे अम्ल हाइड्रोनियम आयन बनाता है और क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता कैसे पता चलती है, यानी कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन कम शक्तिशाली है। तो जैसा कि पिछले सेशन में हमने बात किया था, उसमें हमने सूचक के माध्यम से, जिसमें प्राकृतिक सूचक थे और संश्लेषित सूचक थे, उसके माध्यम से हम लोगों ने अम्ल और क्षारक को चिन्हित करने के तरीके के विषय में सीखा था। लेकिन वह तरीका केवल यह बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षारक है। वह यह नहीं बताता कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कौन सा क्षारक कितना प्रबल है। तो इसके विषय में जब हम बात करते हैं कि कोई पदार्थ या कोई अम्ल या कोई क्षारक की प्रबलता कैसे निर्धारित होती है, तो उससे हम उसको हम इस प्रकार से देखते हैं कि जब जिस अम्ल का पूर्णतया वियोजन होता है वह प्रबल होता है, प्रबल अम्ल होता है, अम्ल है। और जिसका आंशिक वियोजन होता है वह दुर्बल अम्ल होता है। प्यारे बच्चों, यही शर्त क्षारक के साथ भी है कि जब क्षारक पूर्णतया अपने हाइड्रोक्साइड आयन में वियोजित हो जाता है तो वह प्रबल क्षारक होगा, और अगर आंशिक रूप से वियोजित होता है तो वह दुर्बल क्षारक होगा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस पदार्थ में, जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा होती है वह प्रबल होती है। यानी मात्रा का मतलब यह है यहाँ पर सांद्रता, जिसको आप लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है वह प्रबल अम्ल होता है, जब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है वह प्रबल क्षारक होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं HCl की, तो HCl के अगर हम 10 अणु लेते हैं तो 10 अणु में से पूरे के पूरे 10 हाइड्रोजन आयन बनते हैं और 10 क्लोराइड आयन बनते हैं। यह ये बता रहा है कि 10 हाइड्रोजन आयन जो था वह हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, वह हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की, CH3COOH, तो इसमें से हाइड्रोजन आयन आंशिक रूप से आयन के रूप में बदलता है और यह बताता है कि यह दुर्बल अम्ल होगा। इसी प्रकार हम क्षारक के विषय में भी बात करते हैं कि जिसका पूर्णतया वियोजन होगा हाइड्रोक्साइड आयन में वह प्रबल अम्ल क्षारक होगा, जिसका आंशिक वियोजन होगा वह दुर्बल क्षारक होगा। तो प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता है वह हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब ये इसके लिए क्या स्केल है, क्या पैमाना है, उसको हम इस लेक्चर में देखते हैं।